ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो? ओके, सब लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ओके, सो आज की क्लास में पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में आप लोगों को इसके पहले वाले में न्यूक्लियर एसिड के बारे में पढ़ाया था, वहाँ से एक टॉपिक आपका आता है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं अवनीत? हाँ, हाँ, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, हाँ, बोलिए। यहाँ पे क्लास जब लगती है तो कुछ कुछ न कुछ डिस्कस होता ही रहता है। इतने लोगों के पास। हाँ जी, हाँ, हुँ। अच्छा ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, देख के फिर बताते हैं आपको, ठीक है? पहले इसको पढ़ लीजिए, आज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, घबराइए मत आप, ठीक? ओके, तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एटीपी। आपको सामने जो स्क्रीन पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एटीपी का है। यहाँ से पॉसिबल आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से कि ये जो आपको यहाँ पे 3 ऐसे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये बॉक्स, जो कि फॉस्फेट है, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 ये फॉस्फेट लगे हुए हैं, दैट इज़ व्हाई आप इनको ट्राईफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। और आपका ये एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है, तो ये भी आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। नॉर्मली आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मोनोफॉस्फेट वाले होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोटाइड में एक आपका फॉस्फेट, एक आपका नाइट्रोजन स्पेसेस और एक आपका शुगर होते हैं, राइट? तो वही ये आपका न्यूक्लियोटाइड का ही एक एग्जांपल है जहाँ पे फॉस्फेट की संख्या मोनो ना होकर के ट्राई है, दैट इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस एटीपी के टॉपिक से 3 से 4 सवाल आपके बनते हैं पॉसिबली। नंबर पहला कि इनका ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है और आपका ये जो पेंटोज शुगर है, इनके बीच में जो लिंकेज पाया जा रहा है, इसका लिंकेज और इसका नाम बताइए फटक से, क्या होना चाहिए? जी, चलिए लिख दिया यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लिंकेज बताइए। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है, प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है? प्यूरिन। कैसे जाना, यहाँ पे डबल रिंग दिखाई दे रहा है, कल की क्लास में आपको बताया। हाँ, दिखाया था कि जब डबल रिंग स्ट्रक्चर अगर होगा तो वहाँ पे आपका जो बेस होगा क्या होगा, प्यूरिन होगा। तो प्यूरिन में जो नंबरिंग की जाती है वो क्लॉकवाइज की जाती है एंटी क्लॉकवाइज? तो नंबर फर्स्ट ये होगा, फिर इसके बाद थर्ड ये होगा, फिर इसके बाद आपका सिक्स्थ ये होगा, सॉरी सेवेंथ ये होगा, फिर इसके बाद नाइन्थ आपके ये होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है ये, और चूंकि ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो इसको आप 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो राइबोज जो शुगर है वो एटीपी में कैसा है, राइबोज है, ना कि डीऑक्सी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो राइबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन प्यूरिन बेस का 9th नाइट्रोजन मिलता है तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन से जुड़े हुए जो 3 फॉस्फेट होते हैं, इनके बॉन्ड के बारे में, मतलब नेम के बारे में और इनकी एनर्जी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है कि इन तीनों फॉस्फेट में से, जैसे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इन तीनों बॉन्ड में से हाईएस्ट एनर्जी वाले बॉन्ड कौन होते हैं और इन बॉन्ड का नाम क्या होता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड को आप हाई एनर्जी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इन बॉन्ड का नाम क्या होता है? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हाई एनर्जेटिक होगा, जबकि ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको आप फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। जब कभी भी अगर नंबरिंग का देखा जाए तो ये चूंकि यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, तो ये वाला आपका अल्फा फॉस्फेट होता है, ये आपका बीटा फॉस्फेट होता है, ये आपका गामा फॉस्फेट होता है।
जब कभी भी एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एडीपी में, तो आपका यहाँ पे एक पीआई क्या होता है निकल जाता है, जिसे आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा? अल्फा बीटा गामा में से कौन सा होगा? दैट इज गामा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फॉस्फेट कैसा है? गामा वाला है। जब आपका एडीपी से हाइड्रोलिसिस हो करके एएमपी का फॉर्मेशन होता है, तो भी आपका क्या निकलेगा? यहाँ पे एक पीआई निकलेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि ये एक एटीपी से डायरेक्टली एएमपी बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्या दिखाते हैं? टू पीआई। क्या दिखाते हैं? टू पीआई, राइट? मतलब जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसका टू या पीपीआई के नाम से भी जाना जाता है। तो एटीपी से एडीपी बनेगा तो गामा, एडीपी से एएमपी बनेगा तो बीटा, और आपका एएमपी से एएमपी से अब आपका सिर्फ क्या बनेगा? ये बनेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड, यही बोलेंगे ना? हाँ जी। हाँ, तो जब आपका, हाँ, फॉस्फेट जब निकल जाएगा तो उसको क्या बोलो? न्यूक्लियोसाइड। तो जब आपका न्यूक्लियोसाइड निकलेगा तो यहाँ पे भी आपका एक पीआई निकलेगा, और ये पीआई कौन सा होगा? आपका अल्फा होगा। तो ये इक्वेशन दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि अल्फा जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसका एलिमिनेशन एटीपी के हाइड्रोलिसिस के सबसे लास्ट वाले स्टेप में होता है, जबकि गामा जो आपका फॉस्फेट होगा उसका रिलीजन एलिमिनेशन एटीपी के हाइड्रोलिसिस में सबसे फर्स्ट वाले रिएक्शंस में होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी फर्स्टली विल गिव, तो बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा सबसे पास में होता है या अल्फा फर्स्ट माना जाता है, दैट इज वाई पहले वही निकल जाएगा। वो तुरंत अल्फा लगा करके चले आते हैं। तो अल्फा बीटा क्या? नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है। अल्फा, तो इससे स्ट्रेंथ इसको नहीं मिलती। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है आपको ये दिखाई दे रहा है रेड वाला, इसको स्ट्रेंथ इससे मिलती है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत लगाना लगाना पड़ता है, और इसीलिए आप बोलते हैं कि एटीपी एनर्जी करेंसी मानी जाती है। जब भी कभी कहीं पे भी सेल्स में एटीपी के मतलब एनर्जी का काम अगर आता है, तो एटीपी वहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। ये एनर्जी, ये वाली जो बॉन्ड होती है हाई एनर्जेटिक होती है। तो या तो आपका एडीपी मतलब एटीपी से एडीपी बने या एटीपी से एमपी बने, दोनों ही कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये दोनों आपके जो रेड वाले बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हाई एनर्जेटिक बॉन्ड हैं, और इनका नाम फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। ये वाला स्ट्रेंथ की बात नहीं है कि ये स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका इससे एनर्जी बहुत कम मिलती है। इसको इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी एनर्जी सेलुलर एक्टिविटी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी एनर्जी आपके एटीपी के मतलब फर्स्ट मतलब गामा और बीटा हाइड्रोलिसिस, बीटा फॉस्फेट के हाइड्रोलिसिस से ही मिल जाती है। तो मोनो, आप मुझे ये बताइए एटीपी का काम क्या है? एटीपी का काम क्या है? तो आप मुझे, तो ये एनर्जी करेंसी कहाँ से है? उसी से है। जिस बॉन्ड को ब्रेक होने में एनर्जी ज़्यादा जनरेट हो रही है, ज़्यादा लग रही है, वही तो जल्दी मतलब वही तो काम करेगा एटीपी एनर्जी करेंसी का। एटीपी का पर्पस है एनर्जी को प्रोवाइड करना, और एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है कि इसके पास जो ये एनहाइड्राइड बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, यही एनर्जी आपकी निकल करके एज अ रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। हाँ 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 हाँ, ये तीनों एटीपी एडीपी एएमपी ये तीनों ही न्यूक्लियोटाइड हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, उसी के रेफरेंस में आपको दिया जाता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपी के कौन से फॉस्फेट के हाइड्रोलिसिस से सबसे हाईएस्ट एनर्जी जनरेट होगा, तो आप वहाँ पे आंसर यही देते हैं कि सबसे जो टर्मिनल वाला फॉस्फेट होता है दैट इज गामा फॉस्फेट, वो बॉन्ड बहुत एनर्जेटिक होता है। उसको ब्रेक होने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
उसके बाद आपका आता है बीटा और सबसे लास्ट में आता है आपका अल्फा। जितने भी एटीपी डिपेंडेंट आपने प्रोसेस देखे होंगे, आपने वहाँ पे हमेशा यही देखा होगा कि मान लीजिए कोई आपका ए रिएक्टेंट है और उसको बी बनाना है, और इस प्रोसेस में अगर एटीपी आपकी ये खर्च हो रही है, तो हमेशा एटीपी से आपने देखा होगा कि एडीपी और प्लस पीआई ही बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत कम केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एटीपी आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो, एएमपी में, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो, पीपीआई या पायरोफॉस्फेट को बोलते हैं। पीपीआई मीन्स पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, ये निकलता है। तो इसका मतलब यही होता है कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी हाइड्रोलिसिस बन रही है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई आप इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो क्या, हाईएस्ट एनर्जेटिक बॉन्ड इन एटीपी, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा हाईएस्ट एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। दूसरा, बॉन्ड का नेम पूछा जाता है। अल्फा बीटा गामा ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके इनका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या है, क्या नाम है, ये आपसे पूछा जाता है। तो गामा का और बीटा का, इन दोनों का जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस बॉन्ड से, उसको आप फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं। और उसके पहले वाला मतलब अल्फा वाला जो कार्बन मतलब फॉस्फेट है, वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। तो ईस्टर बॉन्ड की स्टेबिलिटी मतलब की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एनहाइड्राइड के। ओके, तो यहाँ पर आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा कंबाइंड होगा तो आप इसको एटीपी बोलते हैं। यहाँ से एक ये निकल जाएगा, सिर्फ ये कंबाइंड होगा तो उसको आप एडीपी बोलेंगे। ये भी निकल जाए सिर्फ अगर ये रहेगा तो इसे आप एडीपी बोलेंगे। और अगर ये निकल जाएगा पूरे तीनों फॉस्फेट से आप एडेनोसिन जो कि आपका न्यूक्लियोसाइड है ये बोलेंगे। और इस न्यूक्लियोसाइड के बाद यहाँ पे आपको राइबोस दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एडेनिन दिखाई दे रहा है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे जो कि आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे जो कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, दो बॉन्ड आपके यहाँ पे जो कि फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे कम, सबसे कम जो होगा वो अल्फा वाले को। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। अल्फा मतलब कि राइबोस शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन का नाइन्थ वाला नाइट्रोजन क्या होंगे, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। राइबोस का फिफ्थ वाला जो कार्बन होगा वो 1 2 3 फॉस्फेट से मतलब ट्राई फॉस्फेट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। दैट इज ऑल अबाउट द एडेनोसिन मतलब एटीपी। ये आपके सेल्स में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहला कि इसका मेजर जो रोल होता है दैट इज एनर्जी करेंसी के रूप में काम करना, मतलब जहाँ कहीं पे भी सेलुलर एक्टिविटी में या सेलुलर प्रोसेस में जो भी कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर उस रिएक्शंस में एटीपी की ज़रूरत है तो उस रिएक्शन से बेसिकली क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, पहला काम। क्या आप लोगों के दिमाग में कोई दूसरा काम भी इसका एटीपी के समझ में आता है कि दूसरा भी काम कुछ कर सकता है ये? हाँ जी। फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है, वेरी गुड। और कोई? जेनेटिक मटेरियल बनाता है एटीपी? हमने क्या बताया और आपने क्या समझा? हाँ बिल्कुल, ईटीपी ईडीपी एएमपी ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म है। अरे भाई न्यूक्लियो अच्छा, और कोई? हाँ जी सोचिए। मेटाबॉलिज्म में क्या? हम्म। चलिए, ऑलमोस्ट सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि एटीपी क्या कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पे और भी जान लीजिए कि बेसिकली ये एटीपी जो होता है इसको डाई वैलेंट केटायन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये M2 मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीशियम होता है। साथ साथ में आपका MN भी मैग्नीज भी हो सकता है। ये दोनों आपके केटायन होते हैं जिनको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है इनके साथ में जुड़ करके। और जहाँ कहीं पे भी जैसे मोस्टली आपने काइनेज जो एक्टिविटी देखी हुई होगी हर एंजाइम्स की, काइनेज जहाँ पे भी एंजाइम होता है वहाँ पे
मैग्नीशियम आयन क्या होता है, डाइवेलेंट केटायन एज अ कोफैक्टर के रूप में काम करता है। तो ये एटीपी जो होता है वो डाइवेलेंट केटायन के से क्या करता है, रिएक्शंस करके मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। ओके। तो सब लोगों को पता है कि एटीपी हमारा एज एनर्जी करेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका रोल प्ले है लिविंग सेल्स में वो क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हों या एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से लिंकेज का काम करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के रिएक्शंस में। कोई बॉडी में आपकी चीज़ सिंथेसाइज हो रही है वहाँ पे भी काम लगेगा एटीपी का, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रहा होगा वहाँ पे भी काम लगेगा एटीपी का। तो लिविंग सेल्स में ये एनर्जी करेंसी का क्या करते हैं, काम करते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका ये है कि ये बहुत ही एक्टिव फॉस्फेट डोनर होते हैं। जहाँ कहीं पे भी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, किसी भी रिएक्शंस में बनने वाले जो आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड है उनको फॉस्फोराइलेशन होना होता है। तो सारे फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप्स में फॉस्फेट को जो डोमिनेट करने वाला ग्रुप है वो क्या है, एटीपी ही होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल उन्होंने दिया कि ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप में से 9 स्टेप्स जो आपके कंपाउंड है वो सब के सब क्या है, फॉस्फोराइलेटेड हैं। तो वहाँ पे आपका सब जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है किससे हो रहा होगा, एटीपी से हो रहा था। और दूसरी चीज़ इनके पास एक चीज़ और भी रहता है इम्पोर्टेंट कि इनका जो ये ग्रुप होता है फॉस्फेट वाला, दैट मीन्स अल्फा बीटा और गामा, ये तीन मायोटीज आपको फॉस्फेट की दिखाई दे रही हैं। इनका अलग अलग अपना रोल होता है। जैसे जहाँ कहीं पे साइक्लिक कंपाउंड बनाना होता है तो वहाँ पे अलग टाइप के फॉस्फेट का एलिमिनेशन होगा। जहाँ पे एटीपी सिर्फ अगर देना रहे मतलब एनर्जी देना रहेगा वहाँ पे अलग टाइप के फॉस्फेट का एलिमिनेशन होगा। तो ये जो थ्री जो मायोटीज होते हैं इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी के फंक्शंस को या एटीपी के रोल को डिसाइड करने के लिए कि एटीपी किस टाइम पे क्या काम करेगा। राइट। तो इस तरीके से इनके बारे में इंफॉर्मेशन यही है, हमेशा डाई वैलेंट केटायन की रिक्वायरमेंट इनको होती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन एटीपी के बारे में आपको मिलनी थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। होपफुली अगर आपका एटीपी से क्वेश्चन वगैरह आएगा तो प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक यहाँ पे देखेंगे। हाँ जी ये, क्योंकि दोनों सभी इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे एटीपी जो है वो जीटीपी की इक्विवेलेंट है, सीटीपी जो है वो भी है। ये सारे जो आपको यहाँ पे मतलब ये सब बेसिस हैं और इन्हीं का ये ट्राई फॉस्फेट है। जैसे अगर आपने देखा होगा जो टीसीए साइकिल होती है वहाँ पे एटीपी के बजाय जीडीपी ही बनता है। तो इनकी इन दोनों में जो फॉस्फेट का ये ब्रेक डाउन किया जाता है तो इनके फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस जो एनर्जी होती है वो लगभग इक्विवेलेंट आती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ एंजाइम्स हैं और उन एंजाइम्स का अपना एक्टिव साइट्स होता है। आपके उस एक्टिव साइट से एंजाइम के बारे में पूछा जाता है ना, कि उस एंजाइम के पास एक्टिव साइट से पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करता है। तो उस सीक्वेंस से पहला आपका जो एंजाइम है दैट इज द लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले से भी है, तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं कि लाइसोजाइम क्या करता है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या इसका रोल होता है, ये सारी चीज़ें। तो लाइसोजाइम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वाइट में पाया जाने वाला सबसे अच्छा कंपोनेंट होता है। अंडे का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उस पार्ट में आपका पाया जाने वाला जो एंजाइम है क्या है, दैट इज़ द लाइसोजाइम है। साथ साथ में टीएस में भी पाए जाते हैं, टीएस में भी आपका पाया जाता है एंजाइम दैट इज़ लाइसोजाइम। इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसके पास अगर देखा जाए तो आपका जो मेन इसका काम होता है वो ये है कि ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होती है उस पे जो आपका नैग और नैम यूनिट होते हैं, उन यूनिट के बीच में जो आपका लिंकेज होता है बीटा 1 एंड 4, उस यूनिट को उस लिंकेज को ब्रेक डाउन करके बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने का क्या करता है, काम करता है। यही इसका मेन पर्पज़ है, मतलब यही इसका मेन काम होता है इस लाइसोजाइम का। तो लाइसोजाइम एंजाइम को लेकर के जो सवाल आपसे बनते हैं वो यही बनते हैं कि हाँ, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है और क्या इसके पास एक्टिव साइट्स होते हैं, किस वाले उस पे ये काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो लाइसोजाइम बेसिकली आपका एक क्या है, कह सकते हैं कि ये एक तरीके का हाइड्रोलेज करने वाला एंजाइम होता है। और उसके पास ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिस जो कि इसके इसकी एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम बेसिकली यही है कि अल्फा और बीटा जो भी लिंकेज आपका होता है पेप्टाइड ग्लाइकॉन में नैग और नैम के बीच में उसको ब्रेक करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। लाइसोजाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका टीएस में भी प्रेजेंट हो सकता है और एक वाइट में भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉर्मली ये मोनोमेरिक फॉर्म होते हैं।
मोनोमेरिक का मतलब होता है एक और 7 करके बने हुए, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं लगभग तो 129 अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप लाइसोजाइम का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैंड जो होती है वो मिलती है। इनका मेन काम क्या है, प्राइमरी जो ड्यूटी होती है वो क्या होता है कि नैन और नैग, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले जो बॉन्ड होते हैं, इसको आप बीटा 1,4 लिंकेज के नाम से भी जानते हैं, इनको ब्रेक करने क्या करता है, काम करता है। और इनके पास एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले जो आपके ग्रुप हैं वो क्या है, दैट इज़ द ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कभी कभी लाइसोजाइम को लेकर के। तो लाइसोजाइम का जो प्राइम रोल है वो यही है कि वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जिसमें से आपका जो ये ग्लूटामेट आपको जो दिखाई दे रहा है, इस कभी एक बार इसका भी रोल पूछा गया था कि ये जो ग्लूटामेट होता है उसका क्या रोल होता है। तो ये मोस्ट ऑफ टाइम पे प्रोटॉन डोनर का काम करता है, प्रोटॉन डोनर का। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूटामेट क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके पास क्या होता है, ग्रुप पाया जाता है। ये प्रोटॉन बड़े आसानी से क्या करता है, इसको लॉस कर देता है, मीन्स डोनेट कर देता है। तो जहाँ कहीं पे भी अपना ये एक्ट करेगा, काम करेगा, वहाँ पे प्रोटॉन का क्या करता है, डोनेट करता है। और इस प्रोटॉन के डोनेट होने की वजह से ये जो आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ब्रेकेज में क्या करता है, काम करने का काम, मतलब रोल प्ले करता है। सो लाइसोजाइम के एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो होते हैं, वो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में से ग्लूटामेट जो होता है वो प्रोटॉन डोनर का काम करता है, और वो प्रोटॉन डोनर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने का क्या करेगा, काम करेगा। जबकि आपका जो एस्पार्टेट होता है वो बेसिकली जब आपका वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकआउट होता है तो एक वहाँ पे आयंस बनते हैं पॉजिटिव वाले, मतलब कार्बोनियम आयन। उस कार्बोनियम आयन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और तब तक आपको उसको स्टेबल बना करके रखेगा जब तक कि दूसरे किसी से जाकर के वो रिएक्ट ना कर ले। तो ये दोनों जो एलिमेंट आपके यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, इन दोनों का रोल है। ग्लूटामेट का क्या काम करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और उस प्रोटॉन के डोनेट करने से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आयन बन जाता है, इसको आप कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो ये वाला आपका जो स्पार्टेट होता है, ये इस कार्बोनियम आयन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्ट्रेंथ देता है, तब तक जब तक कि वहाँ पर कोई आपका फ्री वाटर मॉलिक्यूल आकर के उससे क्या करे, रिएक्ट ना कर जाए। तो इसको इस तरीके से प्रोवाइड करने, मतलब बनाने बचाने क्या करता है, काम करता है। तो लाइसोजाइम क्या है, नॉर्मल आपका एक एंजाइम है जो कि अंडे के वाइट वाले पार्ट में पाया जा सकता है और टीयर्स में भी पाया जा सकता है। और इनका प्राइम मेन काम क्या है कि जो भी आपका बीटा 1,4 लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नैग और नैम यूनिट में बैक्टीरिया के सेल वॉल में, उसको ब्रेक करने क्या करता है, काम करता है। और इनके पास जो एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट हैं। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे जो हमारे आँख से टीयर्स निकल रहा होता है उनके पास, मतलब जो टीयर्स अंदर में है उनके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। दैट इज़ वाई कोई भी चीज़ आपके आँख में आप देखिए तो जल्दी इन्फेक्शन नहीं कर पाती है। और टीयर्स जो टीयर्स जो होते हैं वो बेसिकली टीयर्स के अलावा ये सलाइवा में भी पाया जाता है, ठीक है। सलाइवा जो होता है वहाँ पे भी आपके लाइसोजाइम पाए जाते हैं। यहाँ सलाइवा में भी आपकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, नोट किया होगा, तो गाँव में क्या करते हैं, जब भी कभी किसी को चोट लगता है तो तुरंत ऐसे अपने हाथ से करेंगे और सलाइवा निकाल के लगा देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हाँ यहाँ पे इससे क्या होता है, लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर मतलब ऐसे कि जहाँ कहीं पे भी कटा है या छिल गया या चोट लगा हुआ, तो अगर हम अपना ऐसे फिंगर करके अगर लगा देते हैं सलाइवा, तो वहाँ पे उनको उनको राहत मिल जाता है। उसके पीछे लॉजिक साइंटिफिक यही है कि उस हाँ, उनका उनके पास तो मतलब जैसे वही उनका मेन अस्त्र है, मतलब उनको कोई मेडिसिन कराने तो जाता नहीं है, कोई डॉक्टर के पास तो लेके जाता नहीं है। तो अपने सारे के सारे जो मतलब डैमेज और वुंडेड टिश्यूज़ होते हैं, उन सबको ऐसे ही वो इस तरीके से ठीक करते हैं। तो वही रीज़न है कि जो हमारा सलाइवा होता है, उस सलाइवा में भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और जैसे ही जब कहीं पे भी कटता है या छिलता है या फट जाता है आपका हाथ या पैर कहीं पे भी, आप वहाँ पे तुरंत सलाइवा लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर जहाँ कहीं पे भी ब्लड का लीकेज होता है ना, ब्लड हमारा बहुत अच्छा रिच न्यूट्रिएंट होता है, सोर्स होता है, तो वहाँ पे ढेर सारे माइक्रोब्स आकर के अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ब्लड में अगर कोई भी माइक्रोब्स अगर आपका एंट्री कर गया तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है, राइट। तो
उस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए तुरंत आप क्या करते हैं, गाँव में ज़्यादा ये ट्रीटमेंट चलता है, सिटी वाले तो थोड़ा नहीं कर पाते हैं, पता नहीं करते ही नहीं करते, मैंने नहीं देखा, लेकिन गाँव में चलता है कि जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी कटेगा पीटेगा, सबसे पहला काम यही होगा कि हाँ, फिंगर करेंगे, सलाइवा निकाल के वहाँ पे लगा देंगे, तो उससे उनका राहत मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब फर्दर कोई भी बैक्टीरियल जो एक्टिविटी होगी वो सीज हो जाती है, उसके पास लाइसोजाइम है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम को लेकर के 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर पहला, ये क्या करता है, तो बीटा 1,4 जो लिंकेज है नैग और नैम यूनिट में बैक्टीरिया के सेल वॉल में, उसको ब्रेक करने का काम करता है। नंबर दूसरा, इसके एक्टिव साइट्स पे कौन-कौन से एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ग्लूटामेट उसमें से क्या काम करेगा, ये इसका काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना, और वही जो प्रोटॉन होता है वो जाकर के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। इसके बाद एस्पार्टेट का काम क्या होता है, एस्पार्टेट जो होता है, जो कार्बोनियम आयन होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, उसको स्टेबलाइज करने का क्या करता है, काम करता है। तो इस तरीके से आपने लाइसोजाइम के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे काइमोट्रिप्सिन्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास जो एंजाइम होता है उसे आप बोलते हैं दैट इज द काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन भी आपका क्या है, एक प्रोटीएज क्लास ऑफ एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन्स को एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे क्या करता है, कट करने का काम करता है, रैंडमली कहीं नहीं, एक स्पेसिफिक। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ही या स्पेसिफिक अमीनो एसिड का नाम ही आपसे पूछा जाता है, या आपको दिया जाता है कि सपोज ये वाली आपकी पूरी डीएनए की लेंथ है, मतलब सॉरी, अमीनो एसिड का पूरा लेंथ है, तो अगर आप इसको काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट कराते हैं तो कितना फ्रेगमेंट यहाँ पे बनेगा और क्या क्या यहाँ पे बनेगा। तो पहले मैं इसका आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर आपको इस पर प्रॉब्लम कराऊंगा। तो काइमोट्रिप्सिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक प्रोटियोलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम होता है, और इस प्रोटियोलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम को एक्ट करने के लिए, मतलब काम करने के लिए जिस अमीनो एसिड की जरूरत होती है वो है आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड, उनके सी टर्मिनल पे क्या करता है, ये काम करता है। तो काइमोट्रिप्सिन एक सेरीन प्रोटीएज क्लास ऑफ एंजाइम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो जैसे ये जो प्रोटीएज होते हैं वो अस्पार्टेट भी हो सकते हैं, सेरीन भी हो सकते हैं, हिस्टिडीन क्लास के भी हो सकते हैं। सेरीन प्रोटीएज का मतलब ये हुआ कि इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स होता है, उस एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, सेरीन होंगे। और अगर ये आपका एस्पार्टेट होगा, एस्पार्टेट प्रोटीज होगा, तो यहाँ पे पाया जाने वाला क्या होगा, एस्पार्टेट होगा। अगर हिस्टिडीन होगा तो क्या होगा, हिस्टिडीन होगा। तो काइमोट्रिप्सिन सेरीन प्रोटीज क्लास ऑफ एंजाइम होता है, जिसके एक्टिव साइट्स पे सेरीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और जिन अमीनो एसिड्स के बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा, क्लीव करेगा, वो कौन कौन से हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन एंड मेथियोनिन। इन ओके, मैंने आपको बताया कि काइमोट्रिप्सिन बेसिकली एक सेरीन प्रोटीएज क्लास ऑफ एंजाइम होता है, और सेरीन प्रोटीएज का मतलब होता है कि इनके एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे जो प्री डोमिनेंट फॉर्म में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, सेरीन होंगे। ऐसे ही ये एस्पार्टेट प्रोटीएज क्लास के भी होते हैं। तो एस्पार्टेट अगर प्रोटीएज क्लास का होगा तो उसके एक्टिव साइट्स पे एस्पार्टिक एसिड पाए जाएंगे। हिस्टिडीन प्रोटीएज क्लास का अगर होगा तो हिस्टिडीन पाए जाएंगे। सो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि काइमोट्रिप्सिन आपका एक सेरीन प्रोटीएज क्लास ऑफ एंजाइम होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका काम होता है कि जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जाने वाले अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, उन पे स्पेसिफिक एक अमीनो एसिड के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करने का काम करेगा। तो वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, जिन अमीनो एसिड्स के ऊपर ये काम कर सकता है, उनका नाम यहाँ पे दिया रखा है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलानिन एंड मेथियोनिन के सी टर्मिनल पे क्या करता है, काम करता है। मतलब अगर आपका कोई पेप्टाइड है तो जहाँ कहीं पे भी आपको टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फाइनलिन अगर आपको दिखेगा, तो वहाँ के सी टनल पे क्या करेगा, काम कर एक्ट करके मतलब उसको ब्रेक करेगा। ये इसका क्या होता है, काम होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखूंगा पेप्टाइड का, और उस पेप्टाइड को अगर आप काइमोट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट कराते हैं तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। नहीं पता मुझे कि आप लोगों को अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस 1 लेटर और 3 लेटर याद हैं कि नहीं है, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा। कितने लोगों ने याद किया है, कितने लोगों को याद नहीं है, अभी ये पता चल जाएगा जब मैं ये सीक्वेंस लिखूंगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है, एग्जाम में आपको अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस दे दिए जाते हैं और प्रोटीन को ट्रीटमेंट कराया जाता है। ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि हाँ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बनते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सीक्वेंस मतलब याद होनी चाहिए। अगर आपको सीक्वेंसेस याद नहीं है तो आप शायद हो सकता है सफ़र कर सकते हैं उस टाइम पे
अ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास वो फॉर्मूला, अगर वो सिंबल याद नहीं रहेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएँगे कि हाँ, कौन-सा आपका अमीनो एसिड है। और अगर आपको यही पता नहीं चलेगा कि हाँ, कौन-सा अमीनो एसिड है, तो फिर आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएँगे। मतलब अपना जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा पाएँगे। तो जैसे सपोज़ अभी मैंने आपको यहाँ पे नाम लिख दिया था कि हाँ, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, फेनिलएलनिन है। तो क्या ऐसे आप लोग अपने एक वर्ड के सिंबल वाले को आपको आइडिया है, मतलब क्या उसको लिखते हैं, मालूम है? देखते हैं अभी। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस लिखने के लिए जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा, फिर मैंने आपको यहाँ पे जी लिखा, फिर आपको मैंने यहाँ पे डी लिखा, फिर आपको यहाँ पे ई लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे के लिखा, राइट? इस तरीके से अगर मैं लिखता हुआ चला जाऊँ, और इसके बाद मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा, और इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे पी लिखा। ये सपोज़ कीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अमीनो एसिड का एक कोई पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। अब अगर मैं इसको काइमोट्रिप्सिन से क्या करता हूँ, ट्रीट कराता हूँ, तो बताइए कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यहाँ पे कितने होंगे? और ये जो आपका काइमोट्रिप्सिन होगा वो हमेशा ट्रिप्टोफान या टायरोसिन या फेनिलएलनिन या मेथिओनिन के सी टर्मिनल में क्या करेगा, कट करने का काम करता है। तो ज़रा आप लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाकर मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। चलिए एक सीक्वेंस और भी लिख देते हैं, वाई। क्या ये सीक्वेंस याद आ रहा है किसी को? ओके। ये ये स्पार्टेट है, ये ग्लूटामेट है, और ये आपका लाइसिन है, ये आपका ट्रिप्टोफैन है। ये याद रखिए, 5-6 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनका नाम में वेरिएशन है, बाकी सब आपके अल्फाबेटिकल ही होते हैं। एक वाई पे, वाई पे, और एक डब्लू पे। तो ज़रा मुझे बताइए, क्या नाम है, कविता, डब्लू ये है तो डब्लू 2 तरह से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कट करेगा या यहाँ कट करेगा? हाँ जी। तो मैं किसको एक नंबर देता हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो किस पे बताइए? बताइए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, डब्ल्यू एंड पी के बीच में यहाँ पे। चलिए एक बाउंड यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और दूसरा कहाँ बता रहे हैं? वेरी गुड। तो वाई ओके के बीच में करेगा तो एक फ्रेगमेंट आपका ये बन जाएगा, जिसमें होगा क्या, ए होगा, जी होगा, डी होगा, और ई होगा, राइट? दूसरा फ्रेगमेंट आपका जो बनेगा कहाँ बन जाएगा, सिर्फ वाई का? क्योंकि वाई पे यहाँ पे कट किया तो ये बन जाएगा। और तीसरा फ्रेगमेंट किसका बनेगा, के एंड डब्ल्यू का? चौथा फ्रेगमेंट किसका बन जाएगा, पी का? यही ना? तो कट लगाया इसने दो जगह पे, फ्रेगमेंट बना। क्या मैंने सही लिखा है? जी हाँ। मैंने पूछा क्या मैंने सही लिखा है? ये जो फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये सही लिखा है? अब सही है?
तो 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट और 3 फ्रेगमेंट। अब ठीक है? हाँ जी। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए, इसको याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए मैंने अल्फ़ाबेटिकली नाम आपको यहाँ पे लिख दिया है, और इस अल्फ़ाबेटिकली नाम के बेसिस पे ही आप उसको लगा सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं। जो आपके ऐसे वाले हैं, अनयूजुअल वाले हैं, उन पे मैं स्टार यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या-क्या आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। ज़ेड से कोई सिंबल नहीं होता, एक्स से कोई सिंबल नहीं होता, और जे जे से कोई सिंबल नहीं होता। देन इसके बाद ओ से कोई सिंबल नहीं होता, बी से कोई सिंबल नहीं होता। तो 1, 2, 3, 4, 5, और एक और होना चाहिए। जे हो गया, ओ हो गया, यू। 6 लेटर आपके ऐसे हैं जिनसे कोई सिंबल नहीं होता, बाकी सबसे आप आसानी से लगा सकते हैं। ए फॉर एलानिन लिख सकते हैं, सी फॉर सिस्टीन लिख सकते हैं, डी फॉर एस्पार्टेट, ई फॉर ग्लूटामेट, एफ फॉर फेनिलैलानाइन, जी फॉर ग्लाइसिन, एच फॉर हिस्टिडीन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, के फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एम फॉर मिथ्योनिन, एन फॉर एस्पराजिन, पी फॉर प्रोलीन, क्यू फॉर आर्जिनिन, क्यू फॉर एस्पराजिन। ग्लूटामेट नहीं नहीं, हाँ, ग्लूटामिन। क्यू फॉर ग्लूटामिन, आर फॉर आर्जिनिन, और एस फॉर सेरिन, टी फॉर टायरोसिन, वी फॉर वैलिन, डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन, वाई फॉर, हाँ, हाँ, टी टी फॉर थ्रियोनिन एंड वाई फॉर टायरोसिन। तो बस यही कुछ हैं आपको जो कि थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी सब बहुत सिमिलरिटी से अच्छे से कर सकते हैं। जो चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, ट्रिप्टोफान का डब्ल्यू होता है, लाइसिन का आपका के होता है, और क्यू का आपका ग्लूटामिन होता है, और इसके बाद तो मेरे, और हाँ, स्पार्टेट और ग्लूटामेट का आपका ये चेंज है। यही 5-6 हैं जो कि चेंज है, अदरवाइज बाकी सबके अल्फ़ाबेटिकल नेम से ही होते हैं। तो 6 लेटर पहले आप निकाल दीजिएगा, जिसमें से आपका बी निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा, ओ निकल जाएगा, और यू निकल जाएगा, जे निकल जाएगा। ये 6 लेटर आपके निकल जाएंगे, बाकी 20 बचेंगे। 20 में से 5 ऐसे हैं जो कि उनके नेम से रिलेवेंट नहीं है, बाकी आपके आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये लेटर आप याद रखेंगे तब जाकर काम आपका बनेगा, क्योंकि इस तरीके से सवाल आपसे पूछे आप। हाँ, वो आपके, वो इसलिए है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 20 का बताया, क्योंकि 20 वाले से ही सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। दो जो अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड ऐड किए गए हैं, पायरोलाइसिन एंड सिस्टीन, उनके लिए लेटर अलग हैं। तो अभी जो 20 का आपको सिंबॉलिक है, वो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 6 लेटर उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे आपके पूरा अल्फाबेटिकल ए टू जेड वाले में से, और जिसमें से 5 आपके ऐसे हैं जिनका नाम अलग है। बाकी आपके 15 रिमेनिंग जो होंगे उनके अल्फाबेटिकल के फर्स्ट लेटर से नाम से स्टार्ट होता है। तो काइमोट्रिप्सिन से आपको जो पॉसिबल सवाल यहाँ पे बनना था, इस तरीके से बनता है। आप उसको लगा करके देख सकते हैं कि कितना आपका फ्रेगमेंट आ रहा है और कहाँ-कहाँ पे कट होगा, ठीक है? सिमिलरली ये जो काइमोट्रिप्सिन है, जहाँ पे आपका ये सी टर्मिनल पे काम करता है, सेम यही काम आपका ट्रिप्सिन करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन, लेकिन उसका कटिंग एंड क्या होता है? एन टर्मिनल। क्या होता है? एन टर्मिनल। तो ज़रा उस चीज़ को लेकर के एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिसाइड किया जाए, तो देखें कि आप लोग क्या लगा के पा रहे हैं। अभी मैंने सबका सिंबल भी लिख दिया हुआ है। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड के टर्मिनल पे, मतलब अमीनो एसिड को टारगेट करते हैं, और इनका जो कटिंग एंड होता है, एक का एन टर्मिनल और दूसरे का सी टर्मिनल, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए ज़रा कि सी टर्मिनल और एन टर्मिनल अगर कट करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। किसी भी पेप्टाइड का जो आपका सीक्वेंस होता है, ये आपका हमेशा क्या होगा? एन टर्मिनल होगा, और ये क्या होगा? आपका सी टर्मिनल होगा। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सीक्वेंसेस क्या हैं? ए है, सी है, जी है, एच है, के है, वाई है,
डब्लू है, वाई है, फिर आई है, फिर डब्लू है, फिर एस है, फिर टी है, फिर पी है, एंड देन एल है। और अगर इस पेप्टाइड को आप ट्रिप्सिन से एंड काइमोट्रिप्सिन से दोनों से अगर ट्रीट करवाते हैं तो पॉसिबल फ्रेगमेंट क्या बनेगा? ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ट्रिप्सिन आपका काम करेगा एरोमेटिक के एन टर्मिनल पे, काइमोट्रिप्सिन काम करेगा सी टर्मिनल पे। क्या ये सवाल सबको समझ में आ रहा है? तो जरा बताइए कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए अच्छा, एक सवाल में थोड़ा इसको करा देता हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पे सिंबल आपको दे रखा है, सबके बीच में क्या है आपका बॉन्ड है, इस तरीके से आप इमेजिन कर लीजिएगा। एंड और सी टर्नल का सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। और आपसे बोला गया है कि पहले ट्रिप्सिन का देखते हैं, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, एन टर्मिनल पे काम करेगा। मतलब जो भी इसका टारगेट वाला अमीनो एसिड होगा उसके एन टर्मिनल पे काम करेगा, राइट। तो ट्रिप्सिन हमारा किसके टारगेट करेगा, ट्रिप्टोफैन को कर सकता है, टी आर वाई, टायरोसिन कर सकता है, टी वाई आर, फिनाइलिन को कर सकता है, पी एच ई, मेथिओनिन को कर सकता है, एम ई टी। तो ट्रिप्टोफैन को आप क्या लिखते हैं, डब्लू। तो खोजिए डब्लू कहाँ पे है, डब्लू यहाँ पे है। इस डब्लू की तरफ देखिए दो बॉन्ड है, ये इसका क्या कहलाएगा सी, ये इसका क्या कहलाएगा एन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब दूसरा हमको खोजना है टायरोसिन। तो टायरोसिन का सिंबल क्या है? क्या कहीं वाई दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, राइट। तो वाई का इंटरनल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कट लगा देगा ये। इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है, फेनाइलएलानाइन। तो कहीं पी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका सी टर्मिनल एन टर्मिनल आपका ये, अच्छा पी लिखा हुआ है, सॉरी। तो इसका मतलब कि क्योंकि एफ यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं है और मेथिओनिन भी नहीं, तो इसका मतलब ट्रिप्सिन सिर्फ दो जगह कट लगाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। तो पहले इसके द्वारा बनने वाले फ्रेगमेंट देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कट लगाया तो एक फ्रेगमेंट ये बन जाएगा, है ना। और बाकी आपका पूरा फ्रेगमेंट ये रहेगा, और जब फिर दोबारा यहाँ कट लगाएगा तो एक फ्रेगमेंट आपका ये बनेगा, एक फ्रेगमेंट ये बन जाएगा। तो एक फ्रेगमेंट ये, दो फ्रेगमेंट और एक, तीन फ्रेगमेंट बनेगा जब ट्रिप्सिन से एडाइशन कराएंगे, ठीक है। और काइमोट्रिप्सिन से कराएंगे तो सेम वही अमाइनो एसिड होगा, सिर्फ टर्मिनल चेंज हो जाएगा। तो मतलब एक ये क्या करेगा, यहाँ कट लगाएगा, और एक क्या करेगा, ये यहाँ कट लगाएगा लगाएगा। तो उससे भी आपके तीन ही फ्रेगमेंट बनेंगे। तो अगर इन दोनों का अगर कम्युनिटी आपसे पूछा जाएगा तो आप नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। तो इस टाइप के सवाल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, जरा आप उनको देखिएगा ध्यान से। और एक आपका और भी होता है साइनोजिन ब्रोमाइड, CnBr उसको बोलते हैं। ये एक केमिकल होता है जो कि मेथिओनिन के सी टर्मिनल पे क्या करता है, काम करता है। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और साइनोजिन ब्रोमाइड मीन्स CnBr, ये आपके कुछ क्लास ऑफ एंजाइम है, प्रोटीजेस क्लास के, जो कि अलग अलग अमीनो एसिड को टारगेट करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रिप्सिन को कन्फ्यूजन ना हो, उसको कैसे याद रखेंगे। काइमो किस काइमो का स्पेलिंग स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। और वो किस पे काम करता है, सी टर्मिनल पे काम करता है, ठीक है। जबकि ट्रिप्सिन क्या होगा, आपका एन टर्मिनल पे काम करेगा। दोनों ही सेम अमाइनो एसिड पे काम करते हैं, दैट इज एरोमेटिक पे, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फाइनालिन और मेथिओनिन पे। लेकिन दोनों का जो कटिंग एंड है वो अलग अलग है। काइमो मीन्स CHY से, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी स्टैंड फॉर द सी टर्नल। तो काइमोट्रिप्सिन सी टर्नल पे काम करेगा, जबकि टायरोसिन क्या करेगा, एन टर्नल पे काम करेगा। तो आपको अगर ये वन वर्ड लेटर अगर आपको याद है, और ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। मैंने जो चीज़ें फिल्टर आउट करने वाली थी उसको निकाल दिया कि आप इसको क्या क्या निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या क्या रखेंगे। तो इसको आप याद एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी पेप्टाइड देख करके किसी भी क्लास ऑफ एंजाइम से अगर आपका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि कितना फ्रेगमेंट यहाँ पे बनेगा। हो जाएगा। हाँ, वो भी होएगा। और भी होएगा जैसे, समझ आ गया। हाँ, बहुत अच्छा। अब आज जा करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो शायद आप अच्छे से लगा पाएंगे।
सीएनबीआर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है कई बार, क्योंकि सीएनबीआर कोई एंजाइम नहीं है, ये एक केमिकल होता है जो कि मेथिओनिन के सी टर्मिनल पे क्या करता है, काम करता है। ट्रिप्सिन आपका एक प्रोटीज़ क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये पेप्टाइड को या पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करके शॉर्टर पेप्टाइड बनाने का काम करता है ना? और इसका जो कटिंग एंड होता है, मीन्स कटिंग साइट्स होती है, वो आपका एन टर्मिनल होता है, और नंबर ऑफ जो मतलब जो नेम ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमेशा एरोमेटिक होंगे। काइमोट्रिप्सिन भी सेम उसी तरीके से काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंजाइम को लेकर के, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, तो आप उनको भी ध्यान रखिएगा। आकांक्षा, अभी मेरे ख्याल से आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए थे, अब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना? अ, हाँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, तो अब जाकर के आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, तो आपको थोड़ी अंदर से खुशी होगी। नाउ हम लोग मूव करेंगे, अभी जो आपको प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम ये सारा जो पढ़ा दिया, उन सब से मिक्स किया हुआ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ज़रा देखा जाए कि आप लोगों की कितनी पकड़ बन पा रही है। व्हाई इज़ हीमोग्लोबिन आइडियली सूटेड एज़ एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर इंस्टेड ऑफ मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन आपका मसल से पाया जाने वाला एक टर्सरी प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है, और हीमोग्लोबिन के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट क्यों माना जाता है एज कम्पेयर टू द मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन भी बहुत अच्छे से बाइंड कर सकता है, उसके पास भी बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो क्यों मायोग्लोबिन को नहीं किया जा सकता, उसके पीछे रीजन क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस पढ़िए, इसके बाद आंसर दीजिए। Myoglobin undergo a conformational changes after oxygen binding such that oxygen cannot be released in tissue. अच्छा। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन हैज हायर बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एट हायर ऑक्सीजन टेंशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा है, हीमोग्लोबिन गिव्स अप इट्स ऑक्सीजन मोर रैपिडली एट लो ऑक्सीजन टेंशन। तीसरा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन इज नॉन कोऑपरेटिव। ये तो गलत है। तो myoglobin undergo conformational changes after oxygen binding such that oxygen cannot be released in tissue। क्या स्टेटमेंट है? बी, hemoglobin gives up its oxygen more readily at lower oxygen tension। बताइए भाई, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा दिया गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? हीमोग्लोबिन। हम्म। और कुछ पता नहीं है? पक्का? और सोचिए, थोड़ा और लॉजिक लगाइए।
थोड़ा जल्दी बताइए, रिस्पॉन्स मतलब इतना लेट नहीं होना चाहिए। बी। हीमोग्लोबिन गिव्स अप इट्स ऑक्सीजन मोर रैपिडली एट लोअर ऑक्सीजन टेंशन। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होगा तो हीमोग्लोबिन तुरंत छोड़ देगा हीमो ऑक्सीजन को। ये ऑप्शन वो नहीं बोल रहा है, ऑप्शन ये बोल रहा है हीमोग्लोबिन गिव्स अप इट ऑक्सीजन मोर रैपिडली एट लो ऑक्सीजन टेंशन। जब ऑक्सीजन का प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है वो कम अगर होगा तो क्या हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देगा, ये पूछ रहा है। ये मतलब ये बोल रहा है वो। तो फिर हाँ, मतलब ऑप्शन ये ऑप्शन वो फर्स्ट आपको बता रहा है कि जब अगर आपका ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ज़्यादा होगी, ये बता रहा है, मतलब बाद ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, ये स्टेटमेंट बता रहा है वो। हाँ जी, क्या? बताइए क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। इतना समय इसीलिए दे रहा हूँ भैया मेरे। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि अगर ए ऑक्सीजन बाइंड किया तो नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीजन होगा उसके लिए बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है, नेक्स्ट अगर बाइंड किया तो थर्ड वाले के लिए बढ़ जाती है, थर्ड बाइंड किया तो फोर्थ वाले के लिए और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिग्मोइडल कर्व आता है आपका उसके लिए। ये इसका मतलब होता है। मतलब आप किसी का किसी हम बताएंगे, लेकिन आपको मेन आंसर आपको बताना है कि क्या इसका हो सकता है। अच्छा, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, छोड़ता नहीं है। हम्म। अच्छा, तो myoglobin undergo conformational changes at after oxygen binding such that oxygen cannot be released in tissue। तो मायोग्लोबिन क्या, तो मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन मायोग्लोबिन का क्या है? हम्म। ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है किसके लिए? तो मतलब छोड़ता है ना। फिर इतना सारा कंफ्यूजन, बाप रे बाप। और और रिफाइन कीजिए थोड़ा जल्दी, और देखिए कहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इतना ऑप्शन क्लियर क्लियर ऊपर लिखा हुआ था, इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ मेरे, ये समझ में नहीं आ रहा, पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ। ऑक्सीजन टेंशन का मतलब? हम्म। थक गई क्या? इतना जल्दी थकना आपको नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। पक्का? हम्म। हम्म।
ऑब्वियसली भाई, आप लोगों ने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में यही पढ़ा है ना, कि पार्शियल प्रेशर, एक जो आपको जो ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाया गया था इस तरीके से, दो एक्सिस पे, एक तरफ आपको क्या दिखाया गया था, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज ऐसे, और एक तरफ दिखाया गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये जो ग्राफ बनी थी क्या बनी थी, यही ना, कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर आपका O2 का बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन से उसकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बाप रे बाप। वो मैं सिग्मोइडल कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। सिग्मोइडल कर्व का तो ये मीन होता है, इस तरीके से बनता है, आपको ये दिखाया जाता है कि अगर इसकी लिफ्ट शिफ्टिंग अगर इधर की तरफ हो रही होगी तो अफिनिटी ज़्यादा होगी, इधर तरफ होगी तो कम हो जाएगी। ये जो आप पार्शियल प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेशर में और हीमोग्लोबिन जैसे दो गैसेस होते हैं आपके टिश्यूज में, एक तो आपका होता है पार्शियल CO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दूसरा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इन दोनों का जो प्रेशर होता है हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेशर ज़्यादा उसका होगा जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए कॉम्पिटिट करता है। तो लंग्स में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई मैक्सिमम जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। जबकि टिश्यूज में अगर आप देखिए तो वहाँ पे CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई टिश्यूज में आपके जो हीमोग्लोबिन होंगे वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। जहाँ पे प्रेशर आपका ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है। चलिए। हाँ, जैसे देखिए, अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, थोड़ा और क्लियर कर लीजिए, फिजियोलॉजी का पोर्शन है ये। अगर आप यहाँ पे लंग्स की और टिश्यू की अगर आप बात करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो नॉर्मली जब आप एयर नॉस्ट्रिल से एयर ले रहे हैं और आपका ये पूरा का पूरा एयर कहाँ पे आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। और लंग्स में पूरा का पूरा आपके ये जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के थ्रू आपका पूरा एयर पास होता है। ये सारा का सारा आपका किससे भरा हुआ है, ब्लड से भरा हुआ है, राइट। इस पूरे लंग्स में O2 का प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है पूरे बॉडी में। ओके। यहाँ पे आपका जो एयर आती है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज होता है। और ये पूरा आपका जो हीमो मतलब ब्लड जो है हीमोग्लोबिन का, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। अब ये लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड होता है वो जाता कहाँ पे, आपका हार्ट में। तो जब आप यहाँ पे हार्ट के 4 चैम्बर की बात करते हैं तो आपका ये लेफ्ट ऑरिकल में आकर आएगा, फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर इसके बाद यहाँ मेन अरोटा से कहाँ जाएगा, पूरे टिश्यूज में, है ना। तो जब ये टिश्यूज में जहाँ पे आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान क्या बनता है, CO2 ज़्यादा बनता है। तो जैसे ही ये टिश्यूज के पास में आपका ब्लड आता है, चूंकि यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ है, अब ये टिश्यूज में CO2 का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन के। तो हीमोग्लोबिन आपका तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज करता है, और CO2 से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। अब ये कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब ये आपका टिश्यू से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, इस साइड में, ऑरिकल में, फिर आपका यहाँ पे वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद ये मेन अरोटा मतलब उसमें जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरी से होता हुआ फिर से कहाँ से आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से CO2 फिर आपका रिलीज होगा, और O2 आपका क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, तो फिर आपका CO2 क्या होता है, यहाँ पे निकल जाता है। ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है। तो जहाँ कहीं पे भी ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और जहाँ पे CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ पे CO2 से बाइंड करेगा, ठीक है। ये समझ आया। लंग्स में सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है, और टिश्यूज में, सेल्स में सबसे ज़्यादा किसका होता है, CO2 का होता है। दैट इज़ वाई ये गैसियस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और टिश्यूज में क्या करेगा, CO2 से बाइंड करेगा। चलिए अगला सवाल देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्रोटीन टेंड टू बी लिस्ट soluble इन वाटर एट देयर आइसोलेटेड पॉइंट। सिकल सेल hemoglobin and normal hemoglobin have same value of negative charge. Amino acids are made visible on the chromatography by treatment with ninhydrin. The net charge on amino acid is a function of the pH of the solution. Very good. कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी अमाइनो एसिड पे जो ओवरऑल जो चार्जेज होंगे वो
पीएच का एक रिजल्ट है, मतलब पीएच का फंक्शन है, मतलब पीएच की वजह से पीएच डिसाइड करेगा इस पे चार्जेस क्या होंगे। प्रोटीन प्रोटीन पे जो चार्ज हो रहा है वो क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? प्रोटीन, सॉरी पीएच। बी, वाई, बी, डी, अच्छा बी, अच्छा अच्छा ओके डी। अच्छा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैव द सेम वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आप बोलना चाह रही हैं? कैसे कैसे? हम्म, हम्म। चलिए, तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या सही है? बताइए। पहला स्टेटमेंट सही है इसलिए गलत होगा कि फॉल्स पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे यही बोल रहा है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जो चार्जेस होती हैं उनका नेगेटिव की वैल्यू सेम होता है, ये गलत है। क्योंकि वहाँ पे बीटा चैन के ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट किससे होता है? वैलिन से। ग्लूटामिक एसिड आपका एक नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि आपका ये न्यूट्रल होता है ना? तो इस वजह से नेगेटिव जो चार्ज होंगे सिकल सेल वाले में, मतलब एससी वाले में और नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले में अलग अलग आएंगे, इस पे चार्ज अलग होगा, इस पे चार्ज अलग होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब यही सही है। क्रोमेटोग्राफी पे देखने के लिए हेडिंग का यूज करते हैं, सही है। और किसी भी अमीनो एसिड पे जो चार्जेस होगा वो पीएच का फंक्शन होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत दे रखा है, इसलिए वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। Which of the following statement about the structure of a water soluble protein such as myoglobins are not correct or not true? अच्छा, मायोग्लोबिन मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट, ये पीडीएफ दे देंगे आपको, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आइए। अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंशियल मॉडल ऑफ एलोस्टेरिक प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन तो पढ़ाया है। Each of the four subunit in the hemoglobin changes one at a time from the low affinity state to the high affinity state. The alpha subunit followed by the beta subunit changes from the low affinity to the high affinity state. The beta followed by A. बताइए क्या है? Each of the four subunit in the hemoglobin tetramer is either in a low affinity state or in a high affinity state. नहीं, गलत है। अच्छा, ए क्यों नहीं होगा? ये चार बॉक्सेस हैं हीमोग्लोबिन के लिए। एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक यहाँ बाइंड करेगा। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सबसे लो बाइंडिंग किसकी होती है इसकी?
जैसे ये बाइंड करेगा इसके लिए एफिनिटी बढ़ जाएगी, ये बाइंड करेगा इसके लिए एफिनिटी बढ़ जाएगी, ये बाइंड करेगा इसके लिए एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो हाईएस्ट किसकी आएगी? इसकी। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? लो टू हाई। जब ऑक्सीजन बाइंड करना शुरू किया उस टाइम पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी सबसे लो थी, और लास्ट में जब पहुंचेगा सबसे क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। कोऑपरेटिव मॉडल क्या बताता है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करना शुरू करता है तो वहाँ पे उसके एक्टिव साइट्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और वो कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन होगा बाइंड करने के बाद सेकेंड ऑक्सीजन से बाइंडिंग के लिए रेट क्या करता है? इंप्रूव कर देता है। सेकेंड बाइंड करेगा तो सेकेंड के बाइंडिंग के बाद थर्ड वाले के लिए एफिनिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। थर्ड बाइंड करेगा तो उसके बाइंडिंग करने के बाद फोर्थ वाले की एफिनिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। पढ़ा ना? हम्म। सी ऑप्शन। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आंसर आप लोग बताइए। बी। क्यों? अल्फा सब यूनिट फॉलोड बाय द बीटा सब यूनिट। तो सी क्यों नहीं होगा? पहले बीटा फिर अल्फा क्यों नहीं? ऐसा है क्या? हाँ। जी हाँ। इतना टाइम पता नहीं आप लोग क्यों लगा दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतना समय क्यों लग जा रहा है? सिंपल सा याद रखिएगा, सिग्मोइडल शेप होने के लिए कारण ही यही है कि फर्स्ट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज द सेकेंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड आफ्टर सेकेंड इट विल इंक्रीजेस फॉर द थर्ड। इस तरीके से चलता जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके लिए सबसे हाईएस्ट अफिनिटी होगी। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के बाइंडिंग अफिनिटी के कंपेयर में, इस वाले के कंपेयर में फोर्थ वाले के लिए कई गुना ज़्यादा अफिनिटी होगी। समझ आया? हाँ जी। अल्फा और बीटा आपको दिया है कंफ्यूजन करने के लिए। आपको उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पहले क्या अल्फा बाइंड करेगा, क्या बीटा बाइंड करेगा, ये पूछ रहा है। क्या? हम्म। अरे पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ही चारों पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, सेपरेट नहीं रहता। पूरा जो आपका हीमोग्लोबिन है, दो दो आपके अल्फा, दो आपके बीटा से मिलकर के बने हैं। है ना? ऐसा कोई वहाँ पे सेपरेशन नहीं है कि एक जो बाइंडिंग साइट है वो अल्फा के लिए है, या एक बाइंडिंग साइट से वो बीटा के लिए है। जो पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो आपके दो चार पेप्टाइड मीन्स दो कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं, अल्फा और बीटा से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं पढ़ दे रहा हूँ। अपॉन स्टडिंग द फोल्डिंग ऑफ आरएनएज ए एंड फिंसेंस कंक्लूडेड दैट, ये आप लोगों को पढ़ाया हूँ। इसका एक्सपेरिमेंट को लेकर के राइबोजाइम पे इन्होंने किया था। हाँ कर लीजिए। व्हेन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड फ्रॉम द डीऑक्सी फ्रॉम टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा? डीऑक्सी से अगर वो ऑक्सी बन रहा है तो क्या होगा? इट बिकम्स मोर एसिडिक एंड रिलीज प्रोटॉन्स, carbamine formation is promoted, binding of BPG is favored,
Binding of NO is transferred to the glutathione. A और B मतलब it become more acidic and releases protons और कार्बामाइन फॉर्मेशन इज प्रमोटेड नहीं है। वेरी गुड। बीपीजी नहीं पता? बीपीजी का रोल बताया था आप लोगों को, बीस फॉस्फोग्लिसरेट का। इतना शांत क्यों है भाई आप लोग? बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? बीपीजी का फंक्शन ये होता है कि बीपीजी अगर आपके सेल्स में, मतलब ऐसे समझिए, बीपीजी जो है वो डीऑक्सीजेनेटेड फॉर्म को फेवर करता है। बीपीजी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी। बीपीजी अगर बढ़ेगा तो जो कर्व होगा आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। फैक्टर में पढ़ाया था आपको, पीएच का, CO2 का, बीपीजी का, इन सब का। तो बीपीजी हमेशा फेवर करता है किसको? डीऑक्सीजेनेटेड फॉर्म को। नहीं, ऑक्सीजन बाइंडिंग की। हाँ, हाँ, जी हाँ, आपको हीमोग्लोबिन के फंक्शन में लास्ट पॉइंट में बताया था कि CO2 O2 को ट्रांसफर करने के अलावा एक काम ये और भी करता है। चार फंक्शन बताया था आपको ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन का। याद है कुछ? बफर के रूप में काम करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा NO को भी क्या करता है? हाँ, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों गलत हैं। बीपीजी को जब भी याद रखिए, बीपीजी जहाँ कहीं पे भी आएगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड को फेवर करता है। जब अगर आपके सेल्स में, मतलब ये जनरली आरबीसी में बनने वाला आपका ये ग्लाइकोलाइसिस का बाई प्रोडक्ट होता है। ये जब आपके सेल्स में कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा इसका हो जाएगा तो उस टाइम पे ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ बीपीजी से फंसाने वाला सवाल क्या देता है। अगर बीपीजी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करने देगा। ये क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सेल्स में फ्री फॉर्म में अगर ऑक्सीजन के ऊपर रिक्वायरमेंट है, फ्री ऑक्सीजन, तो उस केस में बीपीजी का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या बीपीजी कंसंट्रेशन लो होना चाहिए? कौन सा कंडीशन फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को मोर अवेलेबल कराने के लिए फेवर करेगा, ये बताइए। वेरी गुड। बीपीजी जितना हाई होगा उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन क्या करेगा? CO2 को बाइंड करेगा। और जितना CO2 को बाइंड किया रहेगा उसका मतलब उतना फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन क्या होगा आपका? अवेलेबल होगा। ये CSIR के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और मैक्सिमम बस से क्वेश्चन गलत करके आए हैं। पूछा उसके पीछे रीजन क्या है, उनको ये दिमाग में है कि बीपीजी हमेशा क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंडिंग से कम कराता है। ऑक्सीजन से बाइंडिंग कम कराता है, लेकिन वो पूछा फ्री फॉर्म में है। जब बाइंडिंग नहीं होगा तो किस फॉर्म में रहेगा? बाइंडिंग।
हाँ, बाइंडिंग अगर हीमोग्लोबिन से नहीं होगी तो फ्री फॉर्म में रहेगा। तो थोड़ा टर्म पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बीपीजी हमेशा CO2 को फ़ेवर करता है बाइंड करने के लिए, O2 को नहीं, और O2 अगर बाइंड नहीं करेगा तो O2 आपका फ्री फॉर्म में रहेगा। अब अगर इसका दूसरा एंगल देखा जाए, तो अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को फ़ेवर करने के लिए बीपीजी का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? तो वहाँ आंसर दूसरा हो जाएगा। ऑक्सीजन हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करेगा तो बीपीजी कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की बात करेगा तो बीपीजी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बट फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। अपॉन स्टडीइंग द फोल्डिंग ऑफ आरएनएस एंड फिंसेंस कंक्लूडेड दैट, क्या उन्होंने बताया था, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रेडिएशन डू नॉट वायलेटेड द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Cysteine residues can form a disulfide bond only with the nearest cysteine residues. Attainment of a native conformation by a protein is a spontaneous process. Very good. Once a protein is denatured, it can only be partially denatured. तो चारों स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिए, बताइए कि क्या कंक्लूजन निकला था उन्होंने। एक्सपेरिमेंट याद है? एक्सपेरिमेंट को लेकर के आपको कई सारा चीज़ बताया था। बताया था कि जब आपने उन्होंने राइबोजाइम का वो कराया, तो राइबोन्यूक्लियस का तो हाँ, डी ऑप्शन। अरे भैया, वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था, आपको बताया भी था कि वहाँ पे उसमें राइबोजाइम में आपके 4 सल्फाइड बॉन्ड थे, और चारों सल्फाइड बॉन्ड को जब उन्होंने क्या किया, बीटा मार्केटोथेनॉल से और यूरिया से ट्रीट करा करके डीनेचर्ड कर दिया, और फिर से जब रीनेचर वाला कंडीशन लगाया वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स बने थे। एक तो आपका नेटिव बन गया था, एक अल्टर्ड बना था। ये पढ़ाया था आप लोगों को एक्सपेरिमेंट एनफेंसन का। हाँ, तो बताइए क्या है इसका मतलब? ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए ज़रा जल्दी से। अटेनमेंट ऑफ नेटिव कन्फर्मेशन बाय अ प्रोटीन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, आगे कर दें? क्वेश्चन ये पूछ रहा है वंदना कि एन फिंसन्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है कि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन और रिजनेशन हो रहा है वो थर्मोडायनामिक्स के लॉ को वायलेट नहीं करता है, या हम्म हम्म बिल्कुल। तो यही तो उन्होंने बताया था कि अगर प्रोटीन को कंडीशंस अगर डिफरेंट दिए जाएँगे तो डीनेचर्ड हो जाएगा, फिर से अगर नॉर्मल कंडीशन दिया जाएगा तो वो वहाँ पे आपको कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है। स्पॉन्टेनियसली फिर से वो कन्फर्मेशन को क्या करते हैं, अटेंड कर लेते हैं। और वो कन्फर्मेशन अटेंड करने का 2 पॉसिबिलिटी बनता है। हो सकता है कि एग्ज़ैक्टली जैसे वो पहले थे वैसे ही बन जाएँ, या हो सकता है कि उनका अल्टरेशंस मतलब जो कन्फर्मेशन हो रही है उसमें जो लिंकेज बन रहे हैं, वो लिंकेज अल्टर हो सकते हैं। दोनों ऐसे जो आपको डायग्राम बनाया था फिगर में, ये करवाया था, आपका प्रोटीन जब पढ़ाया था। राइबोजाइम का ट्रीटमेंट वाला एक्सपेरिमेंट ये ऐसे ही डायग्राम बना करके यहाँ पे दिया था, बीटा मार्केटोथेनॉल से ट्रीटमेंट, फिर यूरिया से ट्रीटमेंट, और इसके बाद कराने के बाद फिर डीनेचर्ड हुआ था, फिर इसके बाद ये सारे कंडीशंस हटा दिए गए थे। यूरिया भी हटा दिया गया था, बीटा मार्केटोथेनॉल हटा दिया गया था, तो ये प्रोटीन, ये एंजाइम आपका फिर से डीनेचर्ड हो गया था। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाया था कि 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड बने थे, तो पहले वाले के लिए पॉसिबिलिटी कितनी होगी, याद आया? हाँ जी। देखो, प्रियंका क्लास में थी, बोल नहीं रही है। प्रियंका क्लास में थी उस दिन, तुमने पूछा था ये कि सर ये कैसे 4 वाला कैसे 7 हो रहा है, कैसे 3 हो रहा है?
तो डाइसल्फाइड वाली बॉन्ड की बात हो रही थी, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड में जुड़ा हुआ था राइबोज़ाइम, और इसको जब ब्रेक कराया गया तो जब फिर से रीजॉइन करना शुरू हुआ तो पहले वाले के लिए पॉसिबिलिटी क्या थी? 7 था, ये बताया था यहाँ पे। फर्स्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए 7 पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले के लिए कितनी थी? 5 पॉसिबिलिटी, है ना? हाँ, इस तरीके से, याद आया? और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करा करके बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ये होगी। सब भूल जाते हैं, 1 हफ्ते की बात नहीं हुई, बेकार पढ़ाई हो रही है आप लोगों की एकदम से। मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मायोग्लोबिन शो अ हाइपरबोलिक रिस्पॉन्सेस व्हाइल हीमो, हाँ, व्हाइल हीमोग्लोबिन शो अ सिग्मोइडल रिस्पॉन्सेस फॉर ऑक्सीजन। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं अभी अगर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको छोड़ देते हैं फिर। अब तो संडे को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? और संडे के बीच में सिर्फ़ कल का दिन बचा हुआ है, तो कल तो रेगुलर क्लास हो पाएगी क्योंकि कल छुट्टी है नहीं। तो टेस्ट के लिए मेरी तरफ से कुछ आप लोगों को रिक्वायरमेंट अगर होगी तो कल की क्लास में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, अदरवाइज़ संडे का टेस्ट अपने हिसाब से आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है?